हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? तैयारी चल रही है मेरे भाई? बढ़िया से एकदम जमकर तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। टेस्ट डिस्कशन एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का, और सेट है 31 नंबर सेट। चलिए एकदम मेरे भाई सिज्जा से एकदम ईमानदारी से पढ़िए मेरे भाई। चलिए ठीक है। चलिए कहता है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पिछले टेस्ट में भी एक क्वेश्चन था मेरे भाई। कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? क्या पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन यह था। इसका आंसर तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। जीवन के जो आधारभूत जो इकाई होता है वो क्या है? कोशिका है। कोशिका को उसका द्रव, लवक और केंद्रक है, इसमें से कोशिका हो जाएगा। कहता है दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं? ठीक है, कहता है ग्लेशियर में जब एक गहरा दरार पड़ जाता है ना, तो उस गहरे दरार को जो है क्रेवासे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेवासे। उसके बनने पर देखिएगा, मान लीजिए कि यह पहाड़ है, यहां से भूकंप ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी जिस बिंदु से जो है आग वाष्प निकलता है ना, वह कहलाता है क्रेटर। क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है मेरे भाई। और यही निकलते निकलते यही भाग जब बड़ा हो जाता है ना, तब उसे कल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्डेरा। अधिकेंद्र पृथ्वी सतह से वह बिंदु जहां पर केंद्र तो भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के धरातल पर, उसे कहते हैं क्या? अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकेंद्र पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, वह स्थान कहलाता है भूकंप केंद्र। और अधिकेंद्र पृथ्वी के धरातल पर जहां भूकंप का अनुभव होता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट कर लीजिएगा। क्रेटर क्या हो गया, समझ गए? कहता है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? देखिए टाइटैनिक जहाज जो था वह ब्रिटेन का था। कहां था? ब्रिटेन का था। ठीक है, नोट कीजिएगा। 10 अप्रैल जो है, 10 अप्रैल 1912 ईस्वी में यह जहाज जो अपनी यात्रा पर निकला था। यात्रा के चौथे दिन यानी 14 अप्रैल 1912 को यह जहाज जो है, नोट कीजिएगा, एक बर्फ से जाकर टकरा जाता है। बहुत बड़े बर्फ का चट्टान रहता है और स्पीड बहुत ज्यादा रहता है। टकराने के बाद क्या होता है कि कुछ हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद वह पानी भरने लगता है धीरे धीरे, और इस तरीके से जहाज जो है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, डूब जाता है। बहुत सारे लोग जो उसमें मरते हैं। तो यह जो जहाज था 14 अप्रैल को घटना घटी, चौथे दिन। और ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था मेरे भाई। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। अगर आपसे पूछ ले क्या जो घटना हुआ किस महासागर में हुआ, तो लिखिएगा यह जो है अटलांटिक महासागर में। किस में हुआ? अटलांटिक महासागर में यह घटना जो है घटा था। तो चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई। फटाफट सारे पॉइंट जो अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना? चलिए नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे भाई क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि पृथ्वी का जल चक्र, मतलब पृथ्वी पर जो जल चक्र जो है मेरे भाई, 70% पृथ्वी पर जल पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वी पर जल चक्र जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह जो किसके द्वारा संचालित होता है जल चक्र जो है वह, तो यह हो जाएगा मेरे भाई आपका सूर्य। मुख्य रूप से सूर्य उसमें जिम्मेदार होता है, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण, प्रकाश पड़ता है, पानी का वाष्पीकरण बनता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा बढ़ता है। क्या? तो जल चक्र जो किससे संचालित होता है? सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है मेरे भाई? नाभिकीय संलयन होता है। चलिए सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। कहता है लाइट पेन क्या है मेरे भाई? पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा किए थे। कंप्यूटर के क्लास में देखा जाए मेरे भाई, तो एनटीपीसी के हर एक एग्जाम दिए होंगे, पिछले बार भी और इस बार भी। तो एक क्वेश्चन रहता है, तो कहता है कंप्यूटर पेन क्या है? लाइट पेन क्या है मेरे भाई? तो लिखिएगा लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो लिखिएगा MOS ऑफिस। अगर आपसे पूछ ले कि MOS
ऑफिस क्या है? तो यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। भी पूछा गया, बहुत सारे लड़के जो इसमें गलती भी किए, एमएस ऑफिस ये क्या होगा? कार्यालय भाषा उषा तो नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का भी गलती हुआ एनटीपीसी एग्जाम में। कहता है वेब पेज, वेब पेज तो लिखेगा वेब पेज जो है HTML के द्वारा जो है वेब पेज जो है तैयार किया जाता है। HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। यह F1 क्या है? यह फंक्शन की है, ठीक है। कंप्यूटर के वेब पेज पर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसका पृष्ठ सहायता खोलने में मदद करता है F1 फंक्शन की है यह। तो सारे पर नोट कर लीजिए मेरे अच्छे से। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका होता है फुल फॉर्म। चलिए छठा क्वेश्चन कहता है डीपीटी वैक्सीन में पी का संदर्भ किससे है? बनाइए तो फटाफट। इसमें पूछ रहा है पी का संबंध किससे है? डीपीटी बीमारी जो है इससे अंतर्गत 3 बीमारी आते हैं मेरे भाई, और इसे ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बनाइए तो फटाफट। चलिए हो गया, HTML हो गया, MS ऑफिस हो जाएगा, मॉस नहीं होगा, MS ऑफिस क्या है? अतः डीपीटी वैक्सीन में पी संदर्भित किससे? यहाँ पर MS ऑफिस लिख लीजिएगा। किससे संबंधित है? तो देखिए यह होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनेस। तो इसमें हो जाएगा पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस एक घातक रोग होता है, इसके अंतर्गत जो है 3 बीमारी आते हैं, और इसके अंतर्गत जो है इसे जो है ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। और ये बच्चे में होता था, काफी भयानक बीमारी होता था। तो डीपीटी में पी का अर्थ क्या होता है? पर्ट्यूसिस, ठीक है। चलिए नोट कीजिए तो सारे पॉइंट। चलिए बनाइए तो 7वां क्वेश्चन क्या होगा? देखिए अगर आपसे पूछे यूरोपियन ऊर्जा आयोग तो लिखिएगा यूरोपियन ऊर्जा आयोग, और रेड क्रॉस दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। अगर पूछ ले यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? नोट कर लीजिए क्या है? न्यूयॉर्क है। अगर पूछेगा अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो नोट कीजिएगा अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा है। और पूछा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई, परीक्षा में टपका है और फिर टपकने की चांस है। यह है फ्रांस में पड़ता है। कहाँ है? फ्रांस में। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय पूछा है मेरे भाई, और यह फ्रांस में पड़ता है। चलिए सारे पर नोट कर लीजिएगा। कहता है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे भाई? लॉलीपॉप है। क्या? पौधे का अध्ययन किया जाता है। पादप मतलब पौधे, उसका अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या? चलिए कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे मेरे भाई? यह भी ललन टॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप, सरदार पटेल। कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं मेरे भाई जो एग्जाम इजी भी रहता है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन में भी अगर गलती कर दी है तो फिर तो आपका रिजल्ट फंस जाएगा। इसलिए सेट प्रैक्टिस कीजिए, इतना सेट प्रैक्टिस कीजिए कि भारी तो क्वेश्चन नहीं बने, चाहे भारी क्वेश्चन तो बने उसमें तो गलती नहीं हो, लेकिन हल्का क्वेश्चन मेरे भाई नहीं छूटे, क्योंकि हल्के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और गलती भी मारते हैं। तो चलिए सारे को नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए मेरे भाई कहता है 11वां क्वेश्चन कि भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? मतलब भारत का जो नोट होता है उसके पीछे देखिएगा लिखा रहता है 100 रुपया, 100 रुपया, मैं धारक को 100 रुपया, इस तरीके से। तो वहां पर जो है 15 भाषा में मुद्रित होता है। देखिएगा ध्यान से गिन के 15 भाषा में जो है रहता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया, लगभग लड़के जो इसमें गलती मारे, कोई 17 कोई 12, ठीक है 15। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय करेंसी नोट छपता कहाँ है, तो नोट कीजिएगा भारतीय करेंसी नोट जो है वह नासिक महाराष्ट्र में छपता है। लेकिन पूछ ले बैंक नोट प्रेस, तो लिखिएगा वह देवास मध्य प्रदेश में छपता है। बात करते हैं भारत में सिक्कों का, तो लिखिए भारत में सिक्कों की जो सिक्के जो ढालने की जो अथी है वह है 4। पहला लिखिएगा कहाँ है? मुंबई में। दूसरा पहला लिखिएगा मुंबई में सिक्के ढालने के जो है टकसाल, पहला मुंबई लिखिएगा।
दूसरा कोलकाता लिखिएगा, उसको लिखिएगा हैदराबाद, उसके बाद लिखिएगा नोएडा, उसके बाद क्या लिखना है, नोएडा। 4 जगह भारत के टकसाल है जहां पर पैसे जो सिक्का जो है ढाला जाता है, छपा जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पहला क्या बताया, मुंबई बताया, कोलकाता बताया, हैदराबाद बताया और क्या बताया, नोएडा बताया। ठीक है, करेंसी नोट कहाँ छपता है मेरे भाई, नासिक महाराष्ट्र में। बैंक नोट प्रेस पूछ ले तो देवास मध्य प्रदेश में। चलिए, तो 15 भाषा इस पर लिखा हुआ रहता है। कहता है कि टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह, कहता है किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को यह दर्शाता है। तो यह जो है चीन के पहले सम्राट के सेना को दर्शाता है। टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा मूर्तियों का एक जो है संग्रह। चलिए, कहता है डियोडेनम। देखिए, डियोडेनम का मतलब होता है मेरे भाई क्षुद्रांत। क्या होता है, क्षुद्रांत। डियोडेनम का मतलब होता है मेरे भाई क्षुद्रांत, इसको हिंदी में क्षुद्रांत कहते हैं। और क्षुद्रांत जो होता है, यह जो होता है यह छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है। अब आपको आंसर बुक में अधिकतर जो है बड़ी आंत मिलेगा मेरे भाई, लेकिन बड़ी आंत नहीं मारिएगा। क्षुद्रांत जो होता है वह छोटी आंत का भाग है। ठीक है, जब उसका अंदर का पार्ट जब देखिएगा फिगर, तो उसमें आपको जो है छोटी आंत जो है दिखाया जाएगा। तो वहां से जो है छोटी आंत वो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्षुद्रांत किसका भाग होता है। तो इसे इंग्लिश में डियोडेनम कहते हैं। तो कहता है डियोडेनम किसका भाग है मेरे भाई, छोटी आंत होगा, बड़ी आंत नहीं मारिएगा। अधिकतर बुक में आपको सेट में बड़ी आंत भी मिलेगा, लेकिन इसका आंसर होगा छोटी आंत, डियोडेनम। चलिए, नोट कर लीजिए। चलिए, 14वां सवाल कहता है मेरे भाई कि मैरी कॉम एक अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियन है। यह किस राज्य के, करंट अफेयर क्लास लिए थे उसमें भी बताए थे मैरी कॉम के बारे में, किस राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, मैरी कॉम जो है वो 5 बार जो है विश्व जो है बॉक्सिंग जो है चैंपियनशिप जीत चुकी है। और इस बार जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ उसमें मैरी कॉम और नीरज चोपड़ा नहीं सॉरी जो है हॉकी टीम के कप्तान जो थे मनप्रीत सिंह, वो उन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक का क्या किया, ध्वजवाहन किया था। मैरी कॉम और कौन हो गया, मनप्रीत सिंह। और भारत को गोल्ड मेडल, एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। तो इनका संबंध जो है मणिपुर से। हाल ही में पैरा ओलंपिक खत्म हुआ मेरे भाई, इसमें 5 भारत ने पदक, स्वर्ण पदक जीता। और टोटल जो है पदकों की संख्या 19 हुआ। पिछले रिकॉर्ड 12 था, उसको भी तोड़ दिया। बहुत जल्द जो है 2 दिन में आपका जो है पैरा ओलंपिक से जितने भी खेल जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर एक वीडियो बनाकर जो है आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर तो हो गया मणिपुर। चलिए, कहता है कि धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। देखिए इसका आंसर, देखिए ऑप्शन, देखिए इसमें कितना तगड़ा दिया है मेरे भाई। अगर इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से अगर नहीं पढ़ कर बनाएगा, थोड़ा सा भी हड़बड़ी करेगा तो गलती हो जाएगी। देखिए पारा भी है, धातु पर ध्यान नहीं देगा, कहेगा कि कौन सी द्रव अवस्था में। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो देखिए यहाँ जो है पारा है, ब्रोमीन है, सल्फर है, दोनों द्रव अवस्था में रहता है मेरे भाई। और ऑप्शन देखिए भी दोनों है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहा है कि धातुओं में, मतलब धातु में कौन होता है से बताना है। तो धातु में सिर्फ तो पारा हो जाएगा, ब्रोमीन तो धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो दोनों तो होगा नहीं। आंसर क्या हो गया, पारा। कहता है अणु शब्द किसने प्रतिपादन किया। बात करते हैं ऑटो हर्न के, तो लिखिएगा न्यूक्लियर फिजन का सिद्धांत किसने दिया, ऑटो हर्न ने दिया। और लेवेजियर जो है किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक लिखते हैं तो उसका प्रतीक जो है किसने दिया, लेवेजियर ने दिया। और इसका तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या, डेमोक्रिटस। अणु शब्द जो है, शब्द पूछा है, अणु शब्द किसने दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रिटस ने दिया। चलिए नोट कीजिए सारे पॉइंट। चलिए मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है बल और विस्थापन को क्या कहते हैं मेरे भाई। तो देखिए बल किसी वस्तु पर लगा है, ठीक है, बल और बल के दिशा में विस्थापित क्या कहलाता है मेरे भाई, कार्य कहलाता है। यानी बल गुने बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कहता है बल लगा है
मान लीजिए कि वस्तु पर हम बल लगाए, ठीक है, और यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ चला आया, 4 मीटर विस्थापित हो गया। इसका मतलब बल लगाए और वस्तु को हम विस्थापित कर दिए, इसका मतलब कि हमने कार्य कर दिया। अगर विस्थापित नहीं होता मेरे भाई तो कार्य नहीं होता। तो कहता है बल और विस्थापन गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है। कार्य कैसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कहता है कि वैदिक काल में सभाएं होती थी। वैदिक काल में सभा होती थी, सभा और समिति। तो कहता है कि इसमें भाग कौन लेता था। तो देखिए वैदिक काल में बात करते हैं सभा का, तो वैदिक काल में जो सामूहिक जो मसले उत्पन्न होते थे ग्रामीण इलाका में, उसे दूर करने के लिए एक सभा बुलाई जाती थी। और सभा में पुरुष महिलाएं को भी इस सभा में भाग लेने का अधिकार दिया गया था उसमें। और जो ग्रामीण के जो विद्वजन थे यानी जो विद्वान थे वो भी भाग लेते थे, और सभी मिलकर जो है सामूहिक मसले जो है उसको वह जो है दूर करते थे। ठीक है, और नोट कीजिएगा ऋग्वेद में इसकी चर्चा जो है वह 8 बार है। कितनी बार है, 8 बार इसका चर्चा किया गया है। तो कहता है कि वैदिक काल में सभाएं होती, इसमें कौन भाग लेता था, तो महिलाएं भाग लेने का अधिकार था, पुरुष था मेरे भाई। जब दोनों जबरन करेगा तो सामूहिक मामले का हल कैसे होगा। और ग्राम विद्वजन मतलब ग्रामीण जो विद्वान लोग थे वो भी जाते थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। नोट कीजिएगा 8 पर इसका चर्चा है ऋग्वेद। कहता है बर्फ पर चलने में कठिनाई हो। देखिए मेरे भाई इसमें ना बहुत सारे बच्चों कंफ्यूजन होता है, घर्षण बल कम की अधिक ऑप्शन रहता है मेरे भाई दोनों। लेकिन आज के बाद से नहीं फंसिएगा, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए घर्षण बल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये नोट कर लीजिए ना। चलिए देखिए, मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, ठीक है, मेरा पांव है, पैर है, या मान लीजिए कि सड़क है। ठीक है, तो देखिए हमारे पांव या पैर के चप्पल पहने कुछ भी पहने हुए, इसके बीच या सड़क के बीच जो होता है हमको जाने में जो है विरोध करता है। मतलब पैर और धरती के सतह के बीच एक घर्षण होता है, कहता है न जाने देबो, मतलब यह रोकता है। ठीक है, रोकता है मतलब बल लगता है, रोकता है इसको, इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, घर्षण कहते हैं। मतलब घर्षण क्या है, गति को विरोध कर रहा है। मतलब हम चलना चाह रहे हैं लेकिन हमारा क्या करता है, विरोध कर रहा है, और यही विरोध जो है घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, घर्षण बल कहलाता है। तो मान लीजिए घर्षण बल विरोध कर रहा है, मतलब इसका मतलब कि घर्षण अधिक है। घर्षण क्या है, अधिक है। ठीक है, अब देखिए जैसे कल वगैरह पर जाते हैं तो कल पर मान लीजिए कि कल है, पानी चलाने गए, अब यहाँ पर काय लगल है, गए पैर पड़ा, फसिल कर गिर गए। कहने का मतलब मेरे भाई फसिल गए मतलब पिछिल गए। क्यों पछले, क्योंकि यहाँ पर कहा कि हम तोरा न रोकबो, जो गिर तो नहीं रोकेगा तो पैर ऐसे गया, पैर गया, फसिल तुरंत। मतलब कि यहाँ पर देखिए घर्षण हो ही नहीं रहा है, कहा सतह कि हम तोरा नहीं रोकेंगे, तू जाओ, तो मतलब घर्षण कम है। घर्षण कम है तो फसिलो तो गिरो, कल पर तो दांत मुंह तोड़ लो। ठीक है, तो क्या करें मेरे भाई कि जहां पर घर्षण कम होता है वहां पर क्या होता है, घर्षण कम है मतलब जो है हमारा पैर जो होता है वह फसिलता। ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे मेरे भाई घर्षण क्या है। तो अब कहता है कि बर्फ पर देखिए, बर्फ पर क्या होगा, बर्फ एकदम चिकना सतह होता है मेरे भाई, चिकना सतह रहेगा, वहां कहेगा कि हम न रोको, पैर कहेगा यहाँ सतह पर जाके हम तोरा नहीं रोकेंगे, तुम जाओ तो जाएगा, जाओ तो जाओ, पछिलो तो गिलो। इसका मतलब कि यहाँ चिकना सतह होता है, यहाँ घर्षण का मान जो है कम होता है मेरे भाई, तो घर्षण कम होगा। ठीक है, इसलिए चलने में क्या होता है, कठिनाई, डगमगा ऐसे जाएंगे, फसिल जाएंगे, गिर जाएंगे, मतलब कठिनाई होता है। तो मुख्य कारण क्या होता है, घर्षण कम होता है मेरे भाई। क्या होता है, घर्षण कम होता है। देखिए अगर दूसरा यहाँ पर लिखे कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो इसमें देखिए
इसमें गोटिए को मारते हैं तो कई बार जो है टक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पाउडर हम छीट देते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार मारेंगे ना 3-4 बार राउंड मारेगा, मतलब सटासट भागेगा। इसका मतलब कि यह जो गोटी है इसमें और जो काठ का जो रहा है, इसके दोनों सतहों के बीच को घर्षण क्या करते हैं हम, कम करने के लिए उस पर पाउडर छिड़कते हैं। ठीक, खेलते होंगे, खेले भी होंगे, देखे होंगे, तो पाउडर छिड़कते हैं, क्या है, इसका घर्षण कम हो जाए। घर्षण कम हो, एक बार मारेंगे तो गोटी तुरंत जो है ये पाउडर नहीं छिटेगा, तो एक बार मारिएगा ना जाके टकरा बीच में रह जाएगा, क्या? तो जो है खून जो है इसमें पिलाने में दिक्कत होता है। तो क्या कर रहा था, बर्फ पर चलने में कठिनाई क्यों होती है मेरे भाई या चिकनी सतह पर? क्योंकि वहां घर्षण कम होता है, हम जो चल रहे हैं उसको विरोध वह कम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद मेरे भाई इस सवाल में नहीं फंसिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए मेरा भाई 20 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आज एक ही न्यूमेरिकल है। चलिए बनाइए। तो न्यूमेरिकल में तो समय देंगे 1 मिनट, चलिए 30 सेकंड देते हैं, क्योंकि 30 सेकंड से भी कम का सवाल है मेरे भाई। बनाइए तो फटाफट, दूरी निकालना है, ठीक है। इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है मेरे भाई बता चुके हैं, कहे ना। बस न्यूमेरिकल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। परीक्षा तक इतना ना न्यूमेरिकल रिवीजन हम करा देंगे मेरे भाई कि आपका न्यूमेरिकल जो है नहीं भी ध्यान दीजिएगा, नहीं भी पढ़िएगा तब पर भी आपका न्यूमेरिकल जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस आप जो है आदर्श एकेडमी से जुड़े रहिए और क्लास जो है रेगुलर कीजिए। और से एनटीपीसी के लिए जो है 722 के लिए आप सेट जो है मारिए, मार्केट में बहुत सारा सेट निकल चुका है। आपको जो सेट अच्छा लगता है उस बनाइए और रेगुलर यह क्लास कीजिए, ठीक है। फुल गारंटी लेते हैं कि आप जो है 10 से 12 नंबर तक जो है प्लस पॉइंट आपका नंबर उसमें बढ़ाने का काम करेगा यह क्लास मंडे टू फ्राइडे, जो स्ट्रेटेजिक और साइंस का जो टेस्ट डिस्कशन होता है, सो इसलिए से रेगुलर देखिएगा। चलिए बनाइए। तो ए से निकालना है मेरे भाई, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, बनाइए। तो कुछ अधिक फॉर्मूला भी नहीं मालूम होगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए अब बनाइए। तो फॉर्मूला आ गया, चलिए मेरे भाई समय खत्म हो गया। कहता है विराम से गति, देखिए अगर कोई वस्तु विराम से गति कर रहा है, विराम से गति मतलब समझ जाइए कि उसका प्रारंभिक वेग जो है वो 0 हो गया। तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, इसका कहने का मतलब ये हो गया मेरे भाई 0। और कहता है प्रारंभ करके वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो ए दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब त्वरण दिया हुआ, टी दिया हुआ है 5 सेकेंड, बस बैठा दीजिए। तो यू आर टी देखिए, यू कितना है 0 और टी में से गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। तो क्यू का मान 0 और टी का मान 5, तो 0 गुने 0, 0 गुने 5 तो 0 प्लस 1/2 तो 1/2 गुने ए है ना 1/2 हो जाएगा, इस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ ए छूट गया था, ए अब टी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है मेरे भाई 8, टी का मान कितना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो गया। एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यू हो गया मान 0, टी का मान 5, दोनों का गुना करेंगे 0 प्लस 1/2 ए, तो ए का मान कितना है 8 मीटर पर सेकेंड है, टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, 2 से गया 4 मरतबे बोरा में, ठीक है। एस बराबर निकल गया 100 मीटर। आंसर देखिए था कितना आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं, एकदम न्यूमेरिकल एकदम इजी है मेरे भाई, ठीक है। कुछ है इसमें, बस कुछ नहीं, इस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर निकालना है। और एक बार क्लास करते होंगे तो फॉर्मूला लगभग याद ही हो गया होगा मुंह पर, इस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए थे। फिर मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और दोपहर का मैथ क्लास देखना नहीं भूलिएगा, आज से जो है मैथ उसमें जो 10 मैथ जो है ऐड होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैथ क्लास में, धन्यवाद।